ये 3-4 पेज के नोट्स है, वो जो 75 पेजेस है। अब देखो जैसे यूनिट 2 है, ये सिर्फ एक पेज की बना दी है, ठीक है, सिर्फ एक। आई होप अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होगे। तो ये जो वीडियो है बेसिकली ये यूनिट 2 है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि यार यूनिट 2 अपलोड कर दो, सो दिस इज द यूनिट 2। और यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है मेरे चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट 3 एंड 4 मैंने लास्ट ईयर अपलोड की थी, ओके, तो वो आप देख लेना, शुरू का पार्ट उसमें से। और यूनिट 1 मैंने कल ही अपलोड की थी, तो वहां पे आपको यूनिट 1 पूरी एक्सप्लेन अच्छे से मिल जाएगी। एंड मैं बिल्कुल एकदम श्योर हूं कि इन वीडियोस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने का, ठीक है। आप अगर ये अच्छे से करके चले गए तो सारा फियर खत्म एग्जाम का, दैट्स इट। इससे अलावा कुछ नहीं करना यार, बिकॉज ये जो है ना, ये मैंने बहुत एकदम क्रिस्प एंड क्लियर करके नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आपकी जो पीडीएफ है वो बहुत लंबी किताब है, 70-75 पन्ने की है, वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इतना, ठीक है। ये 3-4 पेज के नोट्स है, वो जो 75 पेजेस है। अब देखो जैसे यूनिट 2 है, ये सिर्फ एक पेज की बना दी है, ठीक है, सिर्फ एक पेज में सारा सब कुछ हो गया, ओके। तो जिसको भी जो पीडीएफ चाहिए यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की, जो कंबाइंड पीडीएफ है, ये यूनिट 1 है जो यहाँ पे बनाई हुई है मैंने, ठीक है। तो जो यूनिट 1 और यूनिट 2 की जो पीडीएफ अगर चाहिए तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, अपनी जीमेल आईडी मेल कर देना, इन द सेंस कि कमेंट में डाल देना, मैं आपको मेल कर दूंगा, ओके। ओके, नाउ देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो यूनिट 2 है, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज आने वाले टाइम पे मैं एक लाइव क्लास लेने वाला हूं 15 फरवरी को। आपका एग्जाम 16 फेब को है, मैं 15 फेब को एक लाइव क्लास लूंगा, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, वो आप पूछ सकते हो। या तो यूट्यूब पे हो जाएगा एक लाइव सेशन, और या फिर एक जूम क्लास कर लूंगा मैं, ठीक है। तो ये जो जिससे क्या होगा, वर्बली आपके अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको पता चल सके उस टाइम पे जिस टाइम पे क्लास चल रही होगी, ओके। नाउ तो अभी सबसे पहले बात करेंगे असेसमेंट की। असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। असेसमेंट क्या होता है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें टीचर और स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली असेसमेंट का जो मेन जो मकसद है वो बच्चों को सिखाना होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करने के लिए? टू गेट इंफॉर्मेशन, टू लर्न, ठीक है। टीचर क्या करेगा, बच्चों को सिखाएगा, जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये एक असेसमेंट है बेसिकली, ओके, दैट कैन बी यूज टू चेंज द टीचिंग एंड लर्निंग। अब ये चेंज द टीचिंग एंड लर्निंग का मतलब है उसको और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। अगर मान लो कोई टीचर है, वो किसी बच्चे को पढ़ा रहा है ना, तो अगर बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से, तो वो क्या होगा, उसका लर्निंग जो कैपेसिटी वो बढ़ेगी। अगर मान लो उसको भी कल किसी को पढ़ाना हुआ, तो वो क्या करेगा, अपनी टीचिंग स्किल्स डेवलप कर लेगा, है ना, अपने अंदर एक ऐसी मतलब क्या हैबिट्स बना लेगा, जिससे क्या होगा, वो बहुत अच्छे से सीख सके चीजों को, तो लर्निंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी, ओके। उसके बाद देखो, इंक्लूड्स टीचर ऑब्जर्वेशन। अब जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट का बेसिक मीनिंग ध्यान रखना यही है कि बच्चों को सिखाना, है ना, बच्चों को सिखाना चीजें, ओके। और वो अलग अलग तरीके से सिखाया जाता है। नाउ इंक्लूड्स टीचर ऑब्जर्वेशन। अब जो असेसमेंट होता है, इसमें टीचर के ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ती है, एंड एनालिसिस ऑफ द स्टूडेंट वर्क। अब ये जो टीचर का ऑब्जर्वेशन है और जो स्टूडेंट का जो काम है ना, इसको ऑब्जर्व करता है कौन? टीचर। मतलब जो स्टूडेंट है उसके काम को कौन ऑब्जर्व करता है? उसके काम को टीचर ऑब्जर्व करता है ना। और वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, कैसे? उसको होमवर्क देके, है ना, उसको टेस्ट देके, उसको ऐसे रिपोर्ट्स, है ना, उसकी स्पीच, क्लास में होता है ना, डिबेट्स करवा देते हैं। तो ये सारे क्या है, आपको सिखाने का तरीका होता है। दिस ऑल नोन एज असेसमेंट, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रोसीजन, क्लासरूम डिस्कशन एंड इश्यूज। जैसे क्लास में ग्रुप डिस्कशन करवा देते हैं, ठीक है। क्लास में कोई बुक रीडिंग करवा रहा है आपसे खड़ा होके कि भाई चलो ये वाला चैप्टर पढ़ के सुनाओ, है ना, फिर टीचर आपको पढ़ाता है। तो वो सारी चीजें क्या है, असेसमेंट के अलग अलग तरीके हैं, मतलब आपको पढ़ाने के अलग अलग तरीके। अब जैसे यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हो, तो ये भी एक असेसमेंट है ना, आप एक पढ़ने का तरीका है, ओके। अगर मैं आपको कोई होमवर्क दे दूं कि चलो भाई ये काम करना जब नेक्स्ट वीडियो आएगी, या फिर मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल देता हूं चैनल को, तो ये क्या है, एक टाइप से असेसमेंट है बेसिकली। असेसमेंट कैसे कि आने वाले टाइम पे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, है ना, ओके। नेक्स्ट इज प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अनाउंस द असेसमेंट। अब जो प्लानिंग होती है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है असेसमेंट के लिए। व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट टू असेसमेंट? देखो,
अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये एक प्लान्ड वीडियो है। ओके, मैंने पहले प्लान किया था कि पहले मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा आपको, फिर मैं नीचे इस पॉइंट पे जाऊंगा। ठीक है, फिर मैंने ये टेबल्स बना रखी है। तो ये सारी चीजें क्या प्लानिंग है। अगर मान लो ये प्लानिंग नहीं होती, ठीक है, मैं कुछ भी पढ़ा रहा होता किसी टाइम पे, तो यहाँ पे क्या है, आपको समझ में भी नहीं आती चीजें और टीचर व बच्चे सीख भी नहीं पाते। तो ये क्या है, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए, एनहांस टू असेसमेंट, मतलब बच्चों को और भी ज्यादा सिखाने के लिए, बच्चों को और भी ज्यादा उनका स्कोप, उनकी हैबिट्स बनाने के लिए, मतलब इंप्रूव करने के लिए, उनकी जो क्वालिटी है लाइफ की इंप्रूव करने के लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन असेसमेंट। ओके, नाउ आई होप समझ में आया होगा असेसमेंट का मतलब क्या होता है। तो अब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे की सारे। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे असेसमेंट का जो फिजिकल एक्टिविटी है, ये तो था एकेडमिक टाइप से आप लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड आप क्या लिखना है, उससे रिलेटेड अगर मान लो आ जाए दो टाइप की डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज असेसमेंट, सिंपल आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर स्पेशली आ जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट इन स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, उसके हिसाब से आएगा तो सिर्फ आपको यही दो पॉइंट लिखने हैं, तीसरा पॉइंट आप नहीं लिखेंगे इनमें से फिर। ठीक है, तो यहां पे देखो एक्ट ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट समथिंग, ये जो क्या होता है, ये असेसमेंट जो होता है वो बच्चों को सिखाता है सही डिसीजन मेकिंग बनाना। ठीक है, ताकि बच्चे सही डिसीजन ले सके फिजिकल एक्टिविटीज में या अपनी अदर पर्सनल लाइफ के अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, द एक्ट ऑफ मेकिंग अ जजमेंट अबाउट समथिंग, है ना। उसके बाद दूसरा प्रोसेस प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है, ठीक है, स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है उसको इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसेस लगता है, उसको इंप्रूव करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। ओके, नेक्स्ट देखो, आई होप आप चीजें समझ रहे हैं कि असेसमेंट का मतलब क्या है। अब शायद डर नहीं लगेगा आपको, है ना। पहले बहुत कंफ्यूजन हो रही थी असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, यहाँ पे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट देखिए, ऑल राइट, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके। असेसमेंट में, अब असेसमेंट का काम क्या है, बेसिकली दो क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब बेसिकली डेली लाइफ में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। व्हाट वाज लर्न, जब एक क्लास खत्म होती है तो क्या होता है, व्हाट वाज लर्न, इस क्लास में क्या सीखा गया, एंड हाउ वेल वाज इट लर्न, और कितना अच्छे से इसको सीखा गया। ठीक है, तो असेसमेंट के पास दो क्वेश्चन का आंसर होता है, व्हाट वाज लर्न एंड हाउ वेल वाज इट लर्न। ठीक है, कितना अच्छे से उसको सिखाया गया टीचर के द्वारा बच्चों को। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी असेसमेंट। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की। ठीक है, इनका डिफरेंस भी देखेंगे अभी, तो पहले लेकिन आप इवैल्यूएशन को समझो, इवैल्यूएशन क्या होता है, फिर हम डिफरेंस पे आते हैं। ऑलराइट, व्हाट इज इवैल्यूएशन। नाउ इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन द ग्रेड्स, जो इवैल्यूएशन होता है वो हमेशा ग्रेड्स पे फोकस करता है। ठीक है, वो हमेशा किस पे फोकस करता है, ग्रेड्स पे। अब ग्रेड्स क्या होते हैं, ग्रेड्स होते हैं आपके मार्क्स, जो आपने टेस्ट दिया, जो आप अभी जो ये एग्जाम देके आओगे, ठीक है, उसके बाद फिर घर वापस आओगे, तो जब रिजल्ट आएगा तो वो क्या होगा, वो आपका इवैल्यूएशन होगा, आपने कितना अच्छे से पढ़ा, ठीक है, कितना अच्छे से पढ़ाई की 10th क्लास में, वो सारा की सारा क्या है, आपका इवैल्यूएशन है। समझ में आई बात। नेक्स्ट इज इट इज जजमेंटल, ये जजमेंटल होता है, ये आपको जज करता है। अगर मान लो आपके अच्छे नंबर आए हैं तो सब आपको इज्जत देंगे, है ना। किसी के 90 आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, किसी के 99 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो क्या है, उसकी फुल रिस्पेक्ट, फुल इज्जत। लेकिन किसी के 25 आ रहे हैं, किसी के 33 आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं, है ना। ऐसा ही है भाई, नहीं होती सच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज जजमेंटल, ये आपको जज करता है ना। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखो, ये आपका एक बेसिकली कैरेक्टर बनाता है किसी दूसरे के सामने। अब कोई भी पेरेंट्स आता है, पूछेगा भाई बेटा 10वीं क्लास में कितने नंबर आए, कोई कहेगा सर मेरे तो 95 मार्क्स आए। 95 मार्क्स आए तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि ये बच्चा अच्छा है। कोई कहेगा सर मेरे तो 53 मार्क्स आए, तो पता चल जाएगा कि भाई ये कैसा स्टूडेंट है। कोई कहता है मेरे 34 नंबर आए, तो समझ में आ जाएगा हाँ ये तो नालायक है, पढ़ता लिखता तो है नहीं, है ना। तो ये एक जजमेंट बनाता है, जो इवेल्युएशन होता है, लोग आपको इवेल्युएट करते हैं, टीचर्स, है ना, टीचर्स भी। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द असेसमेंट एंड द इवेल्युएशन। जो असेसमेंट और इवेल्युएशन के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउ असेसमेंट क्या होता है, अभी हमने देखा असेसमेंट की डेफिनेशन क्या था, ये पढ़ाने का तरीका है बेसिकली, मतलब लोग बच्चों को सिखाने का तरीका है। ओके, असेसमेंट उनको अलग अलग तरीके से जो सिखाया जाता है वो असेसमेंट है। नाउ इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, जो असेसमेंट होता है भैया वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑन गोइंग प्रोसेस मतलब हमेशा इंप्रूव होता रहता है, चलता रहता है। ठीक है,
नाउ इट इज क्लोजिंग और क्लोजर रिजल्ट। ये क्लोजिंग और क्लोजर रिजल्ट है। क्लोजर रिजल्ट कैसे है? क्योंकि ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। जब आपका 10th क्लास का रिजल्ट आएगा, आपकी 10th क्लास बंद हो जाएगी, फिर आपकी नई क्लास शुरू हो जाएगी, है ना। लेकिन नई क्लास तो असेसमेंट में भी आएगी, ठीक है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, फिर से सीखने लगोगे चीजों को। ओके, यहाँ पे देखो क्लोजर, अब 10th क्लास का एक बार रिजल्ट आ गया, क्या दोबारा दोबारा वही रिजल्ट आएगा? नहीं, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्लोजर रिजल्ट है, मतलब आपको क्लोजिंग रिजल्ट देता है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट इज इम्प्रूव द लर्निंग क्वालिटी। जो असेसमेंट होता है, जिस अगर आप कुछ चीजें सीखते हैं तो आगे चल के लाइफ में आपकी इंप्रूव करता है क्वालिटीज को, लर्निंग एबिलिटीज को इंप्रूव करता है असेसमेंट, ठीक है। नाउ जजेस लर्निंग लेवल। अब ये लर्निंग लेवल को जज करता है इवैल्यूएशन, कि आपने क्या सीखा, है ना। आपने 10th क्लास में क्या सीखा, कितने मार्क्स आए, तो वो सारा की सारा काम क्या करता है, इवैल्यूएशन पे जज होता है, ठीक है। नाउ इट इज अपग्रेडेड। ये दिन ब दिन अपग्रेड होता रहता है, इट इज ग्रेडेड। ये सिर्फ एक बार ग्रेड आ गए, 10वीं में नंबर आ गए तो आगे छप गए आपकी मार्कशीट में लाइफ टाइम के लिए। ये क्या होगा, अगर मान लो 10वीं में आप कुछ अच्छे से सीख नहीं पाए, तो 11वीं में सीख जाओगे और अच्छे से इंप्रूव करके, दिस इज अपग्रेडेड, वो अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन 10वीं के मार्क्स अपग्रेड नहीं होंगे भैया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असेसमेंट और इवैल्यूएशन का डिफरेंस। ओके, दिस प्रोवाइड फीडबैक। अब आप कुछ चीज कोई सीख रहे हो, है ना। अब जब कोई चीज आप सीख रहे हो, लेट्स से 10th क्लास में कुछ सीख रहे थे, ठीक है, तो उसी टाइम टीचर से आप पूछ सकते हो, है ना। उसी टाइम पे आप टीचर से पूछ सकते हो कि ये चीज समझ में नहीं आ रही। जैसे अगर आपको इसमें से सॉरी इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, 10th जो आपका जो एग्जाम है 16 फेब को है, मैं 15 फरवरी को एक लाइव क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है। जिस किसी को भी डाउट हो वो उस लाइव क्लास में आ सकता है, नहीं डाउट हो तो कोई बात नहीं यार, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक फीडबैक, वहां पे आप फीडबैक भी दे सकते हो, और उसके बाद वहां पे आप कमेंट भी मतलब अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। सेम ऐसी वो क्या होगा, असेसमेंट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे इवैल्यूएशन में क्या होगा, मान लो आप एग्जाम देने गए और आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो आपकी कमियां, शॉर्टफॉल, है ना, तो ये आपकी कमियां नजर दिलाता है कौन, इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इवैल्यूएशन क्या है, एक टाइप से नेगेटिव कॉन्सेप्ट कर सकते हो। नेगेटिव क्या मतलब, कि ये आपकी कमियां गिनवाएगा, फिर कि आप में ये कमी है, आपके रिजल्ट से आपकी कमियां गिनवाई जाएंगी, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट देखो, तो डिफरेंस समझ में आया कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फर्क है। एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट देखिए यहां पे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे अभी। तो जो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, देखो, पहला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। यहां पे इवैल्यूएशन के 3 टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा हो जाएगा समेटिव इवैल्यूएशन, और तीसरा हो जाएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, पहला पढ़ते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। एक सेकेंड, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट। ये स्टूडेंट को मॉनिटर करने के काम आता है, ठीक है। स्टूडेंट को क्या करता है, मॉनिटर करने के काम आता है। लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक टू, ओके। अब यहाँ पे लेट से आपकी कोई क्लास चल रही है ना, एक प्रिंसिपल आ जाए आपके और कॉरिडोर में खड़े हो जाए, चुपचाप आप लोगों को देख रही है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। अब उसको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट को, अगर मान लो कोई स्टूडेंट शैतानी कर रहा है और उसने देख लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, और उसमें वो प्रिंसिपल आपको मॉनिटर कर रही है, उसमें वो टीचर आपको मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, उस लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शन के दौरान वो आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। और उसी इंस्ट्रक्शन के दौरान स्टूडेंट भी अपना फीडबैक दे सकते हैं टीचर को, कि मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसके बाद आता है समेटिव इवैल्यूएशन। अब ये समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है भाई, देखो, इवैल्यूएट द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम। जब वो क्लास खत्म हो गई, जैसे ये वाली क्लास चल रही है, जब इसके बाद ये क्लास खत्म हो जाए, कुछ लोग होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कुछ होंगे जिन्होंने शुरू में ही सब्सक्राइब कर लिया होगा, कुछ होंगे जो सब्सक्राइब करेंगे ही नहीं, है ना। जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, जब 15 तारीख को क्लास होगी, है ना, तो उनकी क्लास मिस हो जाएगी। सो इट इज गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स। ये एक कोर्स के बाद की जो फीडबैक होता है वो है बेसिकली, है ना। तो यहां पे क्या होता है कि भाई उस स्टूडेंट ने उस क्लास के बाद क्या सीखा। जैसे इस वीडियो के बाद आप लोगों ने क्या सीखा, आपने यूनिट 2 कंप्लीट कर ली, सिंपल सी बात है, खेल खेल में, ये 15 20 30 मिनट के वीडियो के अंदर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि उस क्लास के तुरंत बाद
क्या सीखा बच्चों ने, वो क्या होता है समेटिव इवैल्यूएशन। अभी आप देखो इवैल्यूएशन क्या होता है भाई, जजमेंट है बेसिकली। तो कोई आपको जज करेगा कि आपने क्लास के बाद क्या सीखा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं अभी। जो इट मींस टू फाइंड आउट एग्जैक्ट प्रॉब्लम, ठीक है, बच्चों में जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम होती है उसको फाइंड करना, ठीक है, कि भाई एक बच्चा कोई अच्छे से सीख क्यों नहीं पा रहा है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे क्लास के अंदर, यार कोई अगर कोई टीचर समझाता है तो उसको सारी चीजें ना अच्छे से समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होता है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करता है टीचर, ठीक है, वो उसको पता होता है सारी चीजें। नाउ इस फॉर्मूले से, इस तरीके से स्टूडेंट को क्या होता है, सॉरी टीचर को क्या होता है, उस स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाती है। उसको ये पता चल जाता है कि भाई इसका मैथ्स अच्छा है, इसका साइंस अच्छा है, ये इस सब्जेक्ट में वीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो पता लगाया जा सकता है उस डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से, है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसके हिसाब से वो आपको दवाइयां देता है ना। डॉक्टर को एग्जैक्ट बीमारी नहीं पता होता जब तक असली रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। तो वो क्या करता है, आपको सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सुन के, आपके सिम्टम्स सुन के दवाइयां देता है। सेम ऐसे ही टीचर क्या होता है, आपके जो सिम्टम्स होते हैं उसको समझ के पकड़ में आ जाता है उसको कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है ना। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट द कॉजेज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम। अब ये जो टीचर है ये क्या करता है, वो कॉजेज भी पता लगाता है कि भाई इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है ना। तो इससे क्या होगा, ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके, ताकि उसको और अच्छे से सिखाया जा सके। तो ये बेसिकली क्या है, इवैल्यूएशन है, जजमेंट है। टीचर आपको क्या करता है, जज करता है इस बेसिस पे कि इसको कहां प्रॉब्लम हो रही है असेसमेंट के अंदर, है ना, सिखाने के अंदर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे क्या होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस के बारे में बात करते हैं। ओके, लेट्स, ओके, देखो, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस में दो चीजें हमें पढ़नी है। पहली तो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और दूसरी है स्किल रिलेटेड फिटनेस, ठीक है। अब जो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है उसमें क्या होगा, देखो, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस क्या होगा, जो बेसिक फिटनेस होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर उसकी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, दैट इज नोन एज द ये हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, मतलब उसकी हेल्थ को लेके, है ना। और एक आएगा स्किल रिलेटेड फिटनेस, उसकी स्किल को लेके। स्किल का मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसी एक खूबी उसके अंदर, किसी एक स्टूडेंट के अंदर है, किसी पर्सन के अंदर, है ना, उसकी जो खूबी होती है। अब ये किस बेसिस पे होगी, इट इज बेस्ड ऑन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। उसका जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है उसके बेसिस पे होगी। एक सेकेंड, गला सूख जाता है यार। ओके, स्किल रिलेटेड फिटनेस होगा बेस्ड अपॉन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। अब यहां पे जो पहला पॉइंट है दैट इज एक्शन, इसके अंदर है क्या है, एक्शन, यानी एबिलिटी टू परफॉर्म राइट मूवमेंट। अब स्किल रिलेटेड है, मतलब उसने कुछ सीखी होगी पहले, है ना। स्किल का मतलब ही वही होता है कि सीखना बेसिकली। तो यहां पे जो पहला है एबिलिटी टू परफॉर्म राइट मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल रनिंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग, है ना। तो अब ये जो स्किल है ये एक पर्सन, ये एक स्टूडेंट खुद डेवलप करता है अपने अंदर। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रनिंग, दौड़ना, है ना। फॉर एग्जाम्पल यूसेन बोल्ट, है ना, मो फारा। तो ये लोग क्या है, दौड़ते हैं, तो इन्होंने ये अपनी जो स्किल है इसको डेवलप किया है। उसके बाद टर्निंग, ट्विस्टिंग, है ना, टर्न करना, ठीक है, उसके बाद ट्विस्ट करना, ये सारी चीजें क्या है, एक स्टूडेंट खुद डेवलप करता है। उसके बाद बैलेंस, मेंटेन इक्विलिब्रियम आइदर इन स्टेशनरी और इन अ मूविंग पोजीशन, वॉकिंग, मूविंग, रनिंग, ये सारी चीजों का एग्जांपल आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग में, है ना। बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बैलेंस रखना, मतलब बराबर, है ना। जैसे आप चल रहे हैं, चलते चलते गिर तो जा नहीं रहे, आराम से बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो ये आपके स्किल्स हैं। अब ये स्किल्स कैसे डेवलप होती हैं, ये आपके न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपके न्यूरॉन्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपका बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, जो मैसेज सिग्नल भेजने वाले जो सेल्स है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ पार्ट डिफेक्टिव हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल मूव करने में, रनिंग में, दौड़ने में, है ना। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेशन क्या होगा, एबिलिटी टू यूज डिफरेंट सेंसेस, जो अलग अलग सेंस होते हैं बॉडी के अंदर, उनको एक साथ इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज द, उनको एक कोऑर्डिनेशन। ओके, अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेल रहा है कोई और उसको कैच पकड़ना है, किसी को मान लो लेट्स से कैच पकड़ रहा है कोई पर्सन,
तो अब क्या होगा, जब तक उसका बॉडी जो है पूरा कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, उसके हाथ, उसके पैर, ठीक है, उसका दिमाग आपस में एक साथ काम नहीं करेंगे, तब तक वो कैच कैसे पकड़ पाएगा, है ना। तो यहां पे क्या होगा, बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, अगर मान लो बॉल जा रही है, अगर उसका दिमाग पता ही नहीं लगा पा रहा बॉल की कितनी स्पीड है, कहां तक पहुंचेगी, है ना, या फिर उसके भाग तो रहा है लेकिन हाथ काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं है बॉडी के अंदर। तो ये स्किल बेस है, ये स्किल्स होती हैं, ये डेवलप करनी पड़ती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो फिटनेस जो इश्यूज है, वो क्या होंगे, एक तो एरोबिक कैपेसिटी के लेके हो सकता है, यानी एरोबिक कैपेसिटी मतलब जो जॉगिंग करते हैं, ठीक है। अब एरोबिक मतलब सांस से रिलेटेड, किसी को कुछ होता है कि भाई छत पे थोड़ा सा चढ़ते ही सांस चढ़ जाती है, मतलब सांस फूलने लगती है उसकी, है ना, या वो होता है ओबीस पर्सन में या फिर मोटे लोगों में, तो उनके साथ ऐसा होता है, किसी को बहुत जल्दी पसीने आ जाते हैं, है ना, तो ये क्या है, थोड़ा सा भागने पे ही सांस फूल जाती है, तो ये क्या होगा, एरोबिक कैपेसिटी मतलब उसकी जो एरोबिक कैपेसिटी है वो कम है। तो ये क्या है, बेसिक उसकी जो फिटनेस है उसको अफेक्ट करेगा। उसके बाद एनारोबिक कैपेसिटी, है ना, उसके बाद स्ट्रेंथ हो गई, किसी में स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो योगा करते हैं आपने देखा होगा कैसे भी अपने शरीर को इधर उधर मोड़ लेते हैं, है ना। फिर आता है बॉडी कॉम्पोजिशन। ओके, तो ये तो नॉर्मल था, यहाँ पे आप इनको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आएगा बॉडी कॉम्पोजिशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, ठीक है, बॉडी कॉम्पोजिशन। अब ये बॉडी कॉम्पोजिशन है क्या, उसके बारे में बात करेंगे अब। ओके, नाउ अब यहां पे देखो, मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, दिस इज बीएमआई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब हो गया बीएमआई बेसिकली, ठीक है। बीएमआई इज बॉडी मास इंडेक्स, ये एक ऐसा इंडेक्स है, ये एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि आपकी बॉडी जो है सही है, अंडरवेट है, हेल्दी है, ओवरवेट है, ओबीज है, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा, बीएमआई, अगर ये नंबर 18.5 से कम है, तो वो पर्सन, वो स्टूडेंट या वो बंदा क्या है भाई, अंडरवेट है, मतलब उसमें वजन की कमी है, भैया केले खाओ वजन बढ़ाओ, है ना। उसके बाद इफ बीएमआई इज 18.5 से 24.9, अगर बीएमआई 18.4 से 24.9 के बीच में है, मतलब हेल्दी है भाई, आराम से मस्त रहे, खा पी मौज कर, है ना। इफ बीएमआई इज बिटवीन 25 टू 29.9, अगर बीएमआई 25.0 से लेके 29.9 तक है, तो वो ओवरवेट है, भाई साहब दौड़ना शुरू कर दो, ओवरवेट है ना। उसके बाद इफ बीएमआई इज मोर देन 30, अगर बीएमआई 30 से ऊपर है, तो ये भाई साहब ओबीज है। ओबीज का मतलब एक्स्ट्रा मोटा, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, 4 एक्सल, है ना, जो साइज आता है टी शर्ट का, तो वो बहुत मोटा है, ठीक है। ओके, बीएमआई का फॉर्मूला देखो, अब ये जो नंबर आया, ये हमने निकाला कैसे, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो बीएमआई का हमने नंबर निकाला 18.5, जो हम निकाल रहे हैं नंबर, ये कैसे निकाला उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, बीएमआई का एक फॉर्मूला है, वेट इन केजी, वेट तो करना है आपको, मतलब वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है यार, वो ऐड कर लेना आप, ठीक है। हाइट का स्क्वायर करेंगे, लेकिन हाइट किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए, ठीक है भाई, ये नहीं कि सेंटीमीटर में या कुछ भी, मीटर्स में हाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एक पर्सन है, अब ये जो ऐसा सैंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना। आपको बस इतना ही याद करना है इसमें, एक तो बीएमआई की डेफिनेशन, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट, इट इज द रेशियो ऑफ वेट एंड हाइट इन मीटर्स, हाइट द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख लो, इसमें दी हुई नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स, इट इज द रेशियो ऑफ weight in kg, weight in kg and the square of height in meters, ठीक है, स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स, ये इनका रेशियो होता है। ओके, अब यहाँ पे एक सैंपल क्वेश्चन करेंगे हम, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन एक आ सकता है एग्जाम में, बच्चे घबरा ना जाएं प्लीज, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने एक रफ क्वेश्चन बनाया अपनी मर्जी से। ओके, इफ द वेट ऑफ अभिनव इज 52 kg, अभिनव इसलिए बोला है क्योंकि अभिनव ने कल मुझसे पीडीएफ मांगी थी, तो मैंने उसको मेल कर दिया वैसे, ठीक है। इफ द वेट ऑफ अभिनव इज 52 kg एंड हाइट इज 170 सेंटीमीटर, अगर अभिनव का वेट 52 किलो है और अभिनव की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द बॉडी कॉम्पोजिशन ऑफ अभिनव। तो हमें पता लगाना है कि अभिनव का जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो क्या होगा, वो अंडरवेट होगा, वो हेल्दी होगा, वो ओवरवेट होगा, वो ओबीज होगा, ठीक है। तो ये हमें पता लगाना है, तो चलो लगाते हैं पता, वैसे अभिनव को तो पता होगा, है ना। चलो,
अभी लगाते हैं इसका पता। देखो, सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें पता है बीएमआई का फॉर्मूला क्या है। कौन सा कलर सेलेक्ट हो गया यार, ब्लैक ही करते हैं, रेड कर लेते हैं, पिंक। बीएमआई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बीएमआई का फॉर्मूला हो जाएगा हाइट, सॉरी, वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। यार वो स्क्वायर है वहां पे, ठीक है, करेक्ट कर लेना। और ये हाइट किस में चाहिए हमें, मीटर में चाहिए। और वेट किस में चाहिए भैया, वेट चाहिए हमें केजी में। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे जो अभिनव का वेट है 52 किलो है, तो बी एम आई अभिनव का हम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय कितना 170 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे भाई, मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें तो ये मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर से कोई मतलब नहीं। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना आएगा 1.7 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि हाइट का स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 2.89। ठीक है, और ये कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 17.99 कुछ, या 18 ही मान लो, लेट से एवरेज 18 आंसर आ रहा है ना। अब मेरे को ये बताओ, अभिनव का बीएमआई आ गया 18, क्या अभिनव हेल्दी है, क्या अभिनव हेल्दी है, जस्ट टेल मी, क्या अभिनव हेल्दी है, अभिनव जी। ओके, देखते हैं, ये रहा, देखो इधर अभिनव का जो बीएमआई आ रहा है 18 आ रहा है, अरे 18 आ रहा है। क्या अभिनव हेल्दी है, नहीं, अभिनव इज अंडरवेट, अभिनव को थोड़े केले खाने की जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा क्या हो जाएगा भाई, वो हेल्दी हो जाएगा फिर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरवेट है अभिनव, और क्योंकि उसका बीएमआई 18 से कम, 18.5 से कम है, तो हमें ये बस ये पता लगाना होगा कि बीएमआई उसका क्या है क्या नहीं। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट 2। आई होप आपको यूनिट अच्छे से समझ में आई होगी, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा इवैल्यूएशन और इसमें असेसमेंट में। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दो, मुझे बता दो, अपनी मेल आईडी लिख दो। ठीक है, यू विल गेट द दिस पीडीएफ ऑन योर मेल। ठीक है, तो ये एक बेसिकली बहुत अच्छे नोट्स हैं, एक ही पेज में कन्वर्ट कर दिया मैंने पूरी इस वीडियो, पूरी उस यूनिट को। ठीक है, तो यूनिट 3 एंड 4 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। जो यूनिट 3 एंड 4 की जो वीडियो बहुत लंबी है, 1 घंटे की। ठीक है, तो उसमें से शुरू का जो पार्ट है आधे 1 घंटे का, आधा घंटे का, वो आपकी यूनिट 3 और 4 है। और यूनिट 1 मैंने कल ही अपलोड करी है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम पूरा आराम से मस्त होगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि 15 तारीख को एक लाइव क्लास होगी, तो वहां पे पता चल जाएगा आपको, सिंपल सी बात है यार, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।